चैप्टर 1100 बर्ड फेसिंग फिनिक्स। तभी ऋतिक ने अपने भाले से हमला किया और उसकी आंखें में एक रोशनी जलने लगी। 100 बर्ड फेसिंग फिनिक्स। ऋतिक ने चिल्लाते हुए अपनी फाइनल स्किल कास्ट की। उसी पल ऋतिक की सारी एनर्जी उस स्किल को कास्ट करने में लग गई। उसे तुरंत थोड़ी थकावट महसूस हुई, लेकिन भाले की नोक से ऐसा लग रहा था जैसे उसने ज्वाला उगल दी हो। पेंग। उसके भाले की स्किल से एक तेज रोशनी हुई और हवा में जली हुई स्मेल फैल गई। आग की लपटें एक धधकते हुए पक्षी में बदल गईं जो सीधे उस आदमी के शरीर पर लगी। ओह नो! उस आदमी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। ये किस टाइप की स्किल थी? उसके पास सोचने का समय नहीं था और उसने भी अपनी स्किल कास्ट की। यह एक ब्लेड काटने की एक स्किल थी जो हवा में एक बड़ा तूफान ले आता था। हालांकि वो ज्यादा असरदार नहीं थी, लेकिन हो सकता था वो उस स्किल से उस आग को बुझाने में कामयाब हो जाए और फिलहाल उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। पेंग। लेकिन उसकी स्किल का उस बर्ड पर कोई असर नहीं हुआ और उसने उसके शरीर को आग की लपेटों से ढक लिया। आह! दर्द में वो आदमी करहाने लगा। हालांकि वो आग उसे जान से नहीं मार पाती, लीन ऋतिक ने उस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपने भले को उस आदमी के शरीर में भोंक दिया। वो भला सीधे उसके सीने के आर पार हो गया। रैंक एक वॉरियर मारा गया। क्या? ब्रूना और बाकी लोग काफी ज्यादा शॉक में थे। उसकी स्किल काफी अलग थी और उन्हें अंदाजा हुआ कि ऋतिक को जिंदा छोड़ना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। फिनिक्स स्किल। ऋतिक को अब कोई घबराहट नहीं हो रही थी जब उसने उन लोगों को अपनी ओर आते हुए देखा। एक आदमी, एक भाला। ऐसा लगता था मानो वो 10,000 आदमियों का मुकाबला कर सकता है। जैसा कि फिनिक्स स्किल से आशा थी, वो डायमंड स्किल में लेवल अप करके के सक्षम थी। ऋतिक को अपने भाले की नोक से असीमित पावर्स बहती हुई महसूस हो रही थी। पूरा भाला एक आवाज करता हुआ समझ आ रहा था। जैसे ही ऋतिक ने भाला लहराया, ऐसा लगा मानो हर मूव उसके दिमाग में आ गया हो। पेंग। आग की लपटों ने भाले को पूरी तरह से घेर लिया और एक विशाल जलती हुई बर्ड में चेंज हो गया। ध्यान से। ब्रूना और उसकी टीम ये देखकर भौचक्की रह गई। ऐसी स्किल तो केवल गोल्ड लेवल की ही हो सकती है। मुसीबत में पड़ने की बजाय वो तुरंत वहां से भागने लगे। लेकिन अजीब बात थी कि उस जलती हुई बर्ड ने केवल अपने पंख फैलाए और गायब हो गई। धत तेरी की! हमने उसे भाग जाने दिया। ब्रूना ने ठीक उसके बगल के पेड़ पर अपनी मुट्ठी मारी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इस समय ऋतिक अपनी इकलौती जिंदगी को बचाने के लिए भाग रहा था। थोड़ी देर बाद वो एक चट्टान के नीचे एक टूटे हुए पेड़ के पीछे छिप गया और फिर एक राहत की सांस ली। उसे काफी थकान हो रही थी। वो पेड़ के सामने झुक गया और बुरी तरह हांफने लगा। जब उसने पहली बार फीनिक्स स्किल का इस्तेमाल किया था, तो उसे ऐसा लगा मानो उनके शरीर की सारी एनर्जी खींच ली गई हो। दूसरा बार उसने केवल उन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किया था, क्योंकि वो नकली था। फ्यूरी स्किल इस्तेमाल करने के बाद वो काफी थक गया था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आराम करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब दोपहर हुई, ऋतिक को अपनी एनर्जी वापस आती हुई महसूस हुई। चांदी के भाले में दरारें पड़ गई थी। जैसे ही ऋतिक ने उसे फिर से उठाने की कोशिश की, वो भला टुकड़ों में बिखर गया। ये काफी पावरफुल स्किल है, ये एक भाले का ऐसा हाल कर सकती है। पूरी तरह से ठीक होने के बाद ऋतिक ने एरिया ए 20 शहर लौटने के बारे में सोचा। वे लोग वहां रियल बैटल की ट्रेनिंग के लिए आए थे और अब लौटने का समय हो गया था। जैसे ही ऋतिक ऊपर की ओर चढ़ने लगा, उसने पेड़ की बड़ी शाखाओं को पकड़ लिया और लताओं को खींच लिया। ऋतिक ने आराम करने की जरा सी भी हिम्मत नहीं की। वो जानता था कि अगर वो दोबारा गिरा तो जरूर ही मारा जाएगा। प्रोफेसर राजीव शहर के गेट पर खड़े हुए थे और जब उन्होंने स्टूडेंट्स को लौटते हुए देखा तो एक राहत की सांस ली। 3 दिनों के रियल कॉम्बैट की ट्रेनिंग के बाद कई स्टूडेंट्स काफी पावरफुल हो गए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ज्यादा से ज्यादा लोग वापस आने लगे। प्रोफेसर राजीव ने एक राहत की सांस। उन्हें डर था कि इस बार भी कोई मारा ना जाए। जेम्स की नजरें शहर के गेट्स की ओर जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहां कुछ अजीब हो रहा है। जेम्स, क्या तुमने ऋतिक को देखा? तभी प्रोफेसर राजीव ने स्टूडेंट्स को काउंट कर लिया था और तुरंत ही उनकी आईब्रोज सिकुड़ गई। उनके पास एक इंसान की कमी थी और वो ऐसा इंसान था जिसके पास लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी, लेकिन हाल ही में वो काफी पावरफुल हो गया था। मैंने उसे नहीं देखा। जेम्स के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए और उसने ना अपना सिर हिलाया और फिर उसने प्रोफेसर राजीव को सार घटना बता दी। तुम कह रहे हो कि वो जंगल की गहराइयों में भाग गया? जब प्रोफेसर राजीव ने जेम्स की बात सुनी तो वे शॉक हो गए।
जंगल की गहराइयों में हाई रैंक के मॉन्स्टर्स घूमते रहते थे और उनकी भी हिम्मत नहीं होती थी वहां जाने की। अगर ऋतिक उस ओर गया होगा तो वो किसी बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। कचरा तो कचरा ही होता है, उसे जॉम्बीज ने खा लिया होगा या किसी मॉन्स्टर ने मार डाला होगा, महर ने ऋतिक का मजाक बनाते हुए कहा। जब उसने जेम्स को अपने भागने की बात याद करते हुए सुना तो वो थोड़ा चिढ़ गया। उस समय वो केवल एक पल के लिए डरा था और वास्तव में रैंक 1 के जॉम्बीज से निपटना उसके लिए कुछ भी नहीं था। बाकी लोग तो बस यही खुशी मना रहे थे कि ऋतिक किसी मुसीबत में पड़ गया होगा। हम थोड़ा और इंतजार करेंगे, हो सकता है वो वापस आ रहा हो, प्रोफेसर राजीव ने गेट के पास इंतजार करते हुए कहा। सूरज डूब रहा था और आसमान में अंधेरा छाने वाला था। भूल जाओ, वो मर गया होगा। अभिनव खन्ना अभी भी ऋतिक से हारने को लेकर चिढ़ा हुआ था। हालांकि उसका हाथ वापस से ठीक हो गया था, लेकिन एक कमजोर लड़के से हारना, ये एक ऐसी शर्म थी जिसे जल्दी नहीं धोया जा सकता था। लेकिन जब ऋतिक मर जाएगा तो ये मामला भी भुला दिया जाएगा। किसने कहा मैं मर गया हूँ? ठीक उसी समय दूर से एक आवाज सुनाई दी। सामने से एक हैंडसम लड़का चला जा रहा था। ऋतिक। जब जेम्स ने ऋतिक को देखा तो वो बहुत खुश हो गया। लौटते समय ऋतिक को पहले ही एहसास हो गया था कि वो गलत दिशा में भाग गया था और यही वजह थी कि उसकी डेट हाई रैंक के मॉन्स्टर के साथ हो गई थी। तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी क्योंकि तुम मरे नहीं, महर ने ऋतिक का मजाक बनाते हुए कहा। लेकिन उसे ऋतिक के पास से एक अजीब सी फोर्स महसूस हो रही थी जो उसकी फोर्स को दबा रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो फिर से पावर हो गया हो? अभिनव थोड़ा घबरा गया, दूसरों के पीछे जाकर छिप गया। ऋतिक, क्या तुम ठीक हो? प्रोफेसर राजीव ने ऋतिक के फटे हुए कपड़े देखे और उसके पास उसका बैटल ब्लेड भी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उसने बहुत कुछ खेला था। मैं ठीक हूँ। ऋतिक, क्या तुमने एक भी मॉन्स्टर को नहीं मारा? महर के सर्वेंट मोहन ने ऋतिक को एक बुरा लुक दिया और उसका मजाक उड़ाने का फासला किया। बाकी लोगों ने भी ऋतिक की ओर देखा। रियल कॉम्बैट एक तरह का कंपटीशन होता था। जो लोग सबसे ज्यादा इवॉल्व मॉन्स्टर्स का शिकार करते थे और सबसे ज्यादा एनर्जी क्रिस्टल्स करते थे, उन्हें ही इनाम हासिल करने का हकदार माना जाता था। लेकिन अगर किसी के पास महर जितने एनर्जी क्रिस्टल्स नहीं होते तो वो इस कंपटीशन में पहली रैंक पर होता। किसने कहा मैंने एक भी मॉन्स्टर को नहीं मारा? ऋतिक ने अपनी भवें ऊपर उठाई और सिर हिलाया। फिर उसने अपनी पीठ पर लादे हुए बोरे को नीचे उतार लिया, जिससे सभी लोग शॉक हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर एनर्जी क्रिस्टल भरे हुए थे? असंभव। यहाँ तक कि पावरफुल बैटल के मामले में क्लास 1 का स्टूडेंट, जिसे ऑफिशियल वॉरियर बनने के सबसे करीब माना जाता है, महर चंदेला ने केवल 8 रैंक 1 के मॉन्स्टर्स को मारा था और 8 एनर्जी क्रिस्टल्स हासिल किए थे। ऋतिक मुस्कुराया और उसने अपनी बोरी खोल दी। 16 रैंक 1 के एनर्जी क्रिस्टल, 5 रैंक 2 के एनर्जी क्रिस्टल। जब उन लोगों ने ऋतिक के पास 5 रैंक 2 के एनर्जी क्रिस्टल देखे तो हर किसी का चेहरा शॉक के मारे फ्रीज हो गया। रैंक 2 के एनर्जी क्रिस्टल्स केवल रैंक 2 के इवोल्व मॉन्स्टर्स को मारकर ही हासिल किए जा सकते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि रैंक 2 के मॉन्स्टर्स के पास रैंक 1 के वॉरियर्स की जितनी ताकत होती थी। एक बिगिनर वॉरियर इतने सारे मॉन्स्टर्स को कैसे मार सकता है? ठीक उसी समय जब वो लोग सदमे में थे, जेम्स ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, रैंक 3 का एनर्जी क्रिस्टल। उस गहरे हरे रंग के एनर्जी क्रिस्टल को देखकर जेम्स को कुछ याद आया। क्या ऐसा हो सकता है कि रैंक 3 के रंग बदलने वाले अजगर को ऋतिक ने मार डाला हो? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो एक रैंक 3 का इवॉल्व मॉन्स्टर था। असंभव, ये असंभव है। महर चंदेला तो सदमे में ही चला गया था। ऋतिक के एनर्जी क्रिस्टल्स उसके हासिल किए गए क्रिस्टल्स से कहीं ज्यादा थे और इससे भी बड़ी बात कि ऋतिक के पास एक रैंक 3 का एनर्जी क्रिस्टल था। प्रोफेसर राजीव, ये क्रिस्टल्स शायद इसने कहीं से खरीदे होंगे, यह इम्पॉसिबल है। अभी ने भी शौक होते हुए प्रोफेसर राजीव से कहा। सभी लोग ऋतिक को शक भरी निगाहों से देखने गए थे। खरीदे होंगे, तो तुम भी मुझे दिखाने के लिए इन्हें कहीं से खरीद क्यों नहीं लेते? ऋतिक ने अभी का मजाक बनाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर हर कोई तुरंत चुप हो गया। रैंक 3 के एनर्जी क्रिस्टल की कीमत इतनी ज्यादा थी कि उनमें से कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। ठीक है, इस बार सभी के नतीजे मेरी उम्मीदों से बढ़कर रहे। चलो हम सब पब में चलते हैं, प्रोफेसर राजीव ने कहा। एरिया ए20 का पब कोई रियल पब नहीं था बल्कि स्वतंत्र रूप से सौदा करने और मिशन स्वीकार करने का स्थान था। पब बहुत विशाल था और आसपास बहुत सारे कंप्यूटर थे।
कंप्यूटर के माध्यम से लोग वॉरियर यूनियन वेबसाइट तक पहुंच सकते थे, जहां वे तकनीकें खरीद सकते थे और हथियार, क्रिस्टल आदि खरीद सकते थे। लेकिन इनका यूज केवल एग्जाम पास करने के बाद ही किया जा सकता था। ये केवल ऑफिशियल वॉरियर्स के लिए था। स्टूडेंट्स, आपके सभी एनर्जी क्रिस्टल मार्केट बॉस को बेचे जा सकते हैं, या आप ऑफिशियल वॉरियर बनने तक इंतजार भी कर सकते हैं और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए स्किल कार्ड का यूज करके एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। प्रोफेसर राजीव ने सभी स्टूडेंट्स से कहा, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स ने उन्हें बेचने का ऑप्शन चुना था। एक रैंक 1 का एनर्जी क्रिस्टल लगभग 1000 यूनियन कॉइन्स का था। कुछ क्रिस्टल बेचकर और कुछ हजार यूनियन कॉइन्स प्राप्त करना उनके लिए 1 महीने तक खाने खर्चे के लिए काफी था। सच में तुम्हारे पास रैंक 3 का एनर्जी क्रिस्टल है? पब मालिक शॉक रह गया जब उसने ऋतिक के पास रैंक 3 के एनर्जी क्रिस्टल को देखा। वो जानता था कि एकेडमी के स्टूडेंट्स हर साल ट्रेनिंग के लिए आते हैं, लेकिन उसे कभी कोई ऐसा छात्र नहीं मिला जो रैंक 3 के एनर्जी क्रिस्टल प्राप्त करने में सक्षम हो। यह उसकी उम्मीदों से पूरी तरह से बाहर था। इसका मुझे कितना मिलेगा? ऋतिक ने पूछा। रैंक 3 के रंग बदलने वाले अजगर का एनर्जी क्रिस्टल ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। 5 लाख कैसे रहेंगे? बॉस ने पूछने से पहले थोड़ा सोचा। 5 लाख? कीमत सुनकर सभी वॉरियर्स का मुंह खुला का खुला रह गया। 5 लाख? ये कीमत काफी ज्यादा थी। ओके, ऋतिक ने कहा। सभी एनर्जी क्रिस्टल बेचने के बाद ऋतिक को 6 लाख से ज्यादा यूनियन कॉइन्स हासिल हुए थे। हालांकि ये बहुत ज्यादा लग रहे थे, लेकिन ऋतिक को पता था कि ये काफी नहीं था। फ्यूचर में तकनीकें, हथियार और न जाने क्या क्या खरीदते समय ये उससे भी कहीं अधिक यूनियन कॉइन्स खर्च कर देगा। चैप्टर 12 क्लास फर्स्ट से फाइटिंग। ऋतिक को पता था कि ये काफी नहीं था। फ्यूचर में तकनीकें, हथियार और न जाने क्या क्या खरीदते समय ये उससे भी कहीं अधिक यूनियन कॉइन्स खर्च कर देगा। ये कुछ 100,000 कॉइन्स वॉरियर के लिए समुद्र में एक बूंद के समान थे। क्या वे क्लास 29 के स्टूडेंट्स? तभी एक और टीम पब में दाखिल हुई। उन्होंने युद्ध के कपड़े पहने हुए थे जिन पर लॉरेंस एकेडमी का लोगो लगा हुआ था। वो लोग एक ही एकेडमी से थे और रियल कॉम्बैट की ट्रेनिंग के लिए बाहर गए हुए थे। क्लास 1, जेम्स ने देखा और अपनी आईब्रोज सिकुड़ी। कक्षा 1 के स्टूडेंट्स को काफी पावरफुल माना जाता था। वो लोग बिगिनर वॉरियर्स के चरम पर होते थे। ऐसा कहा गया था कि कुछ ऐसे भी प्रतिभाशाली लोग थे जो पहले से ही ऑफिशियल वॉरियर के लेवल के थे। बस कूड़े का ढेर है, उनके बारे में क्या ही बात करनी। उन लोगों की बातें सुनकर क्लास 29 का मॉनिटर होने के नाते महर को काफी गुस्सा आया और गुस्से में उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। क्या महर चंदेला, सिर्फ अपनी ताकत के दम पर तुम मुझे हराना चाहते हो? एक लड़के ने उसकी हरकतें देखी और उसका मजाक बनाते हुए कहा। उसका नाम रजत ओब्रॉय था और वो पहले से ही एक ऑफिशियल वॉरियर की पोस्ट पर था। लॉरेंस एकेडमी की लड़ाकू ताकत रैंकिंग में उसे 108वां स्थान दिया गया था। लॉरेंस एकेडमी के हजारों स्टूडेंट्स के बीच की ये रैंकिंग पहले से ही बेहद पावरफुल थी। महर की रैंकिंग हजारों में थी और वो उससे लड़ने के काबिल नहीं था, इसलिए उसकी उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। हमारे काम रोड़े अटकाओ। ठीक इसी समय दूसरी ओर से एक और आवाज सुनाई दी। तुम लोग क्या कर रहे हो? जेम्स ने गुस्से से पूछा। वो अभी भी डिस्प्ले स्क्रीन पर मिशनों को देख रहा था और देखना चाहता था कि क्या वो कोई इनाम जीत सकता है। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसे धक्का दे दिया। क्या तुम लड़ना चाहते हो? ये देखकर कि जेम्स कितना गुस्से में था, जिस लड़के ने उसे दूर धकेला था उसने उसका मजाक बनाया। तुम? जेम्स ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली क्योंकि उसका दिल गुस्से से भर गया था, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं था। उसके सामने वाला इंसान एक मिडिल वॉरियर था और उसकी ताकत का सामना करना नामुमकिन था। कक्षा 29 के सभी स्टूडेंट्स, तुम सब के सब अभी कमजोर हो, चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम वैसे ही रहोगे, एक कमजोर। अरे हाँ, मैंने सुना है कि वो कमजोर ऋतिक तुम्हारी क्लास में है, जैसा कि एक घटिया क्लास में होते हैं। अजय सबरवाल ने उन लोगों का मजाक बनाया। माफ करना दोस्त। तभी अजय के कानों में एक आवाज सुनाई दी। अजय ने मुड़कर देखा तो वहां ऋतिक खड़ा हुआ था। 3 दिनों की ट्रेनिंग के बाद ऋतिक का स्वभाव बदल गया था। माफ करना, मतल, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, एक पंच उसकी ओर बढ़ने लगा। एक कमजोर बिगिनर वॉरियर, तुम मरना चाहते हो मेरे हाथों से? पहले तो अजय हंसा, फिर अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी भींच ली और उसका पंच ऋतिक के पंच से टकरा गया। टकराने से एक जोरदार धमाका हुआ। अजय को पता था कि उसका पंच ऋतिक के हाथ को तोड़कर रख देगा, लेकिन वो शॉक हो गया जब उसे अपने हाथ में दर्द महसूस हुआ और ऋतिक के चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था।
अजय ने ज्यादा नहीं सोचा और ऋतिक को एक किक मारने के लिए अपने पैर से उसके सीने पर हमला किया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि ऋतिक को पहले से ही उसके हमला का अंदाजा हो गया। ऋतिक तुरंत पीछे हटा और उसने रिवर्स किक मारी और अजय को दूर धकेल दिया। ये कैसे पॉसिबल है? अजय के चेहरे पर शॉक के एक्सप्रेशन थे। वही ऋतिक ने अपनी आंखें बंद कर ली और सुपर आई स्किल कास्ट करने लगा। अजय की स्ट्रेंथ ऋतिक की स्ट्रेंथ से ज्यादा थी, लेकिन स्पीड के मामले में ऋतिक उससे आगे था। लगता है तुम उतने भी कमजोर नहीं हो। अजय का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अपनी सारी एनर्जी एक्टिव कर दी। एक्सप्लोसिव पंच। चिल्लाते हुए अजय ने ऋतिक पर हमला किया। जैसा कि उस स्किल का नाम था, उसके हर मौके में हल्के ब्लास्ट हो रहे थे। एक्सप्लोसिव पंच एक इंसान की हड्डियों को तोड़ सकता था और उनकी इंटरनल मांसपेशियों को नष्ट कर सकता था, जिससे इंसान की मौत भी हो जाती थी। ऋतिक ने तुरंत ही अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली। वो जानता था कि तकनीक सीखना कितना मुश्किल था और केवल ऑफिशियल वॉरियर ही उनसे समझने में कामयाब हो पाते थे। अजय ने एक्सप्लोसिव पंच स्किल को काफी अच्छे से समझा था और उसके हमले भी काफी ज्यादा खतरनाक थे। बैंग बैंग बैंग। लगातार वैक्यूम ब्लास्ट पंचेस की बारिश होने लगी और ऋतिक के पास उनसे बचने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। ये कितना पावरफुल हो गया है। लड़ाई को देखते हुए महर का चेहरा शॉक हो गया था। असल बात तो ये थी कि वो भी उन एक्सप्लोसिव पंचेस से बच नहीं पाता। लेकिन ऋतिक अजय के हमलों का अनुमान लगाने और हर हमले से बचने में सक्षम था। ओह नो! ऋतिक को पता चला कि फ्यूरी तकनीक केवल 3 दिन में एक बार ही यूज होती थी। ये जानकर वो थोड़ा निराश हो गया। अजय बनरवाल खुशी से मुस्कुराया। क्लास 29 का एक कमजोर स्टूडेंट वास्तव में उनसे लड़का चाहता था। लेकिन अगले ही पल ऋतिक ने इसी मौके का फायदा उठाया और अजय के दाहिने हाथ को डॉच किया और उसके दूसरे हाथ पर हमला किया। जैसे ही अजय का हाथ 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा, एक तेज चटकने की आवाज सुनाई दी। आह! अजय दर्द में करहाते हुए चीख। तुमने क्लास 1 के लोगों को पीटने का साहस किया, इसे मारो। लड़ाई का नतीजा देखकर क्लास 1 गुस्से से भड़क उठी और दहाड़ने लगी। तुम सब क्या कर रहे हो? जेम्स और दूसरा स्टूडेंट आगे जाने लगे। हालांकि पहले उनमें बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी, लेकिन थे तो वे भी एक जवान ही, और कोई उनकी जवानी पर दाग लगाए तो वे चुप कैसे बैठ सकते थे। जब दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स एक दूसरे के आमने सामने थे, प्रोफेसर राजीव और क्लास 1 के प्रोफेसर प्रताप अंदर आ गए। तुम सब क्या कर रहे हो? प्रोफेसर प्रताप ने सख्ती के साथ उन लोगों से सवाल किया। प्रोफेसर प्रताप, क्लास 29 में से किसी ने अजय बनरवाल का हाथ तोड़ दिया। एक लड़के ने जवाब दिया। फिर उसने ऋतिक की ओर घूरकर देखा। प्रोफेसर, इन्होंने ही ऋतिक को बुरा भला कहा था और धक्का भी दिया था और हमारी क्लास को कचरा भी बोला। जेम्स ने अपनी क्लास की सफाई देते हुए कहा। प्रोफेसर राजीव की आईब्रोज सिकुड़ गई और उन्होंने अपना हाथ लहराया। वो जेम्स की ओर मुड़े और बोले, मुझे विस्तार से बताओ कि क्या हुआ था। जेम्स ने अपना सिर हिलाया और कुछ भी बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा। उन्होंने प्रोफेसर को वो सारी बातें बताई जो वहां पर हुई थी। प्रोफेसर राजीव पहले से ही गुस्सा थे जब उन्होंने सुना कि अजय ने उनकी क्लास का मजाक उड़ाया था। उन्हें ये सुनकर थोड़ा तसल्ली हुई कि ऋतिक ने उस लड़के का हाथ तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने ये तसल्ली अपने चेहरे पर नहीं आने दी। तुम्हें अपने कलीग के साथ लड़का नहीं चाहिए था ऋतिक। प्रोफेसर राजीव ऋतिक के सामने गए और थोड़ा नाटक करते हुए बोले। ये क्या है? आपकी क्लास में किस तरह के स्टूडेंट्स हैं? क्लास 1 का कोई स्टूडेंट गुस्से से बोला। ऋतिक, जल्दी से उससे माफी मांगो, प्रोफेसर राजीव ने कहा। उन्होंने ऋतिक से माफी मांगने को कहा, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऋतिक के नाम पर जोर दिया। कलीग अजय, मार करना, मुझे अभी इतना जोर से नहीं मारना चाहिए था। ऋतिक ने अजय से माफी मांगी, जो अभी भी दर्द से कराह रहा था। ऋतिक की बात सुनकर उन सभी के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। ये माफी मांग रहा था या बेइज्जती कर रहा था? तुम्हारा नाम क्या है? प्रोफेसर प्रताप ने ऋतिक को घूरते हुए उससे सवाल किया। क्या आपको नहीं पता? क्या मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना होगा? ऋतिक ने अपनी आईब्रोज सिकुड़ते हुए जवाब दिया। मैं वही हूँ जिसे ये लोग कमजोर कह रहे थे, ऋतिक अल्हावत। ऋतिक अल्हावत। जब उन्होंने उसका नाम सुना तो वे हैरान हुए बिना रह नहीं सके। उन्हें पता था ऋतिक लॉरेंस एकेडमी का सबसे हाई रैंक का स्टूडेंट था, लेकिन लास्ट से हर कोई ऋतिक को जानता था क्योंकि वो सबसे कमजोर था। इस समय क्लास 1 के कई स्टूडेंट्स के चेहरे गुस्से से लाल हुए पड़े था। उन्हें काफी अपमान और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तुम सच में ऋतिक अल्हावत हो? विवेक शर्मा ने थोड़ा चिढ़ते हुए ऋतिक से कहा। उसने एकेडमी के सबसे निचली रैंकिंग वाले स्टूडेंट का नाम सुना था,
लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऋतिक से इस हालत में मिलेगा। इसके अलावा उसने अजय का हाथ भी तोड़ दिया था। भले ही अजय ने अपने दुश्मन को कम आंका था और इसमें ऋतिक की किस्मत का भी साथ था। विवेक शर्मा को अंदाजा हो गया था कि ऋतिक इतना भी कमजोर नहीं था जितना कि लोग उसे समझाते हैं। माफ करना दोस्त, मैंने कुछ ज्यादा ही पावर्स का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे इलाज का खर्च उठाऊंगा। ऋतिक ने मुस्कुराते हुए अजय से कहा। तू? ऋतिक की बात सुनकर अजय का चेहरा गुस्से से इतना लाल हो गया कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। अपनी मौत को दावत दे रहे हो लड़के? जब एक स्टूडेंट ने ऋतिक की घमंड भरी बातें सुनी तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। फिर वो ऋतिक की ओर बढ़ने लगा। रुक जाओ, प्रोफेसर प्रताप ने अपनी भवें ऊपर करी और चिल्लाए। प्रोफेसर प्रताप की आवाज सुनकर वो लड़का पीछे हट जाता है। यहाँ हमारी लॉरेंस एकेडमी को शर्मिंदा मत करो। दोनों पक्षों की गलती है और ऋतिक ने पहले ही माफी मांग ली है, इसलिए बहस यही खत्म करो। प्रोफेसर प्रताप नहीं चाहते थे कि मामला ज्यादा आगे तक जाए, इसलिए उन्होंने सभी को समझाते हुए कहा। ऋतिक अल्हावत, क्या तुम लास्ट बैटल ट्रेनिंग के लिए आने की हिम्मत करते हो? अजय ने दांत पीसते हुए ऋतिक से कहा। हर सेशन के लास्ट में रैंकिंग का दौर आयोजित किया जाता था और जो 100 की रैंक्स पर होते थे उन्हें एकेडमी से कई सारी तकनीकें और संसाधन प्राप्त होते थे। क्यों नहीं, जरूर, ऋतिक ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। जरूर, मुझे इंतजार रहेगा, अजय बनरवाल ने अपनी आंखों में क्रूर चमक के साथ कहा। उसके बाद क्लास 1 वहां से चली जाती है। बाकी बचे लोग आंखें फाड़े ऋतिक को घूर रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक क्लास 1 के पावरफुल अजय बनरवाल को हरा पाएगा। बहुत बढ़िया ऋतिक, तुमने इस आदमी का हाथ तोड़ दिया। जेम्स ने ऋतिक के कंधे को थपथपाया और कहा। इस समय प्रोफेसर अजीब भी तारीफ भरी नजरों से ऋतिक को देख रहे थे। प्रोफेसर अजीब को उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक वास्तव में इतने कम समय में इतना सुधार कर लेगा। सभी स्टूडेंट्स जाकर अपनी बैटल पावर्स को चेक करें, मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोगों ने कितना सुधार किया है, प्रोफेसर अजीब ने कहा। वॉरियर्स की पावर्स को चेक करने के लिए कई मशीनें बनी हुई थी। वे मशीनें वॉरियर्स की स्ट्रेंथ, फिजिक, स्पीड और उनकी एबिलिटी के हिसाब से उन्हें स्कोर देती थी। जिसका स्कोर जितना ज्यादा होगा, उसका शरीर उतना ही पावरफुल होगा। लेकिन रियल कॉम्बैट में ये जरूरी नहीं था कि ज्यादा पावर्स ही सब कुछ होती है। कई जीनियस ऐसे भी होते हैं जो कम पावरफुल होते हुए भी अपने से ज्यादा पावर्स वाले इंसान को हरा सकते हैं। पब में कई तरीके की हाई टेक्नोलॉजी मशीनें रखी हुई थी। सभी स्टूडेंट्स उन मशीनों के पास जाकर अपनी ओवरऑल स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे। प्रोफेसर राजीव उन सभी की ओवरऑल स्ट्रेंथ को एक रजिस्टर में लिख रहे थे। लिखते समय उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। चैप्टर 13 वेपन चूसन। अभी शौर्य, बिगिनर वॉरियर, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 450। रवि राज, बिगिनर वॉरियर, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 389। यांग तियान, बिगिनर वॉरियर, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 469। आह यार, मेरी ओवरऑल स्ट्रेंथ तो केवल 20 पॉइंट ही बढ़ी है, जेम्स ने थोड़ा परेशान होकर कहा। फिर भी ये काफी अच्छा है, प्रोफेसर अजीब ने उसकी ओर सर हिलाते हुए कहा। सभी के टेस्ट हो जाने के बाद प्रोफेसर अजीब ने देखा कि सभी ने अपनी पावर्स में बढ़त पाई थी। उन सभी ने 20 पॉइंट्स की बढ़त की था और प्रोफेसर अजीब ये देखकर उनसे काफी अच्छे मूड में थे। महर चंदेला, अब तुम्हारी बारी है, प्रोफेसर अजीब ने महर से कहा। क्लास 29 का क्लास मॉनिटर होने के नाते महर चंदेला अपनी पावर्स को बढ़ाने में बाकी सबसे तेज था। प्रोफेसर अजीब भी ये देखने के लिए काफी उत्सुक थे कि महर ने कितनी बढ़त की थी। महर ने अपना सर हिलाया, फिर धीरे धीरे मशीनों की ओर चला गया। मशीन स्टार्ट हुई और महर की पावर्स को एग्जामिन करने लगी। क्लास 29 के सभी लोग भीड़ लगाकर ये देखने के लिए एक्साइटेड थे कि उनके क्लास मॉनिटर महर ने कितनी बढ़त की थी। बहुत जल्द डिस्प्ले पर कुछ नंबर दिखाई देने लगे। महर चंदेला, मिडिल वॉरियर, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 675। मिडिल वॉरियर, महर पहले से ही एक मिडिल वॉरियर बन गया है। सभी स्टूडेंट्स की आंखें फटी की फटी रह जाती है। आमतौर पर 300 से 600 की ओवरऑल स्ट्रेंथ वाले लोग बिगिनर वॉरियर्स थे, 600 से 800 वाले मिडिल वॉरियर्स थे और 800 से 1500 रैंक 1 के योद्धा थे। ऐसा लग रहा था जैसे महर चंदेला ऑफिशियल वॉरियर बनने के काफी करीब था। जो लोग कॉलेज में जाने से पहले ही ऑफिशियल वॉरियर की पोस्ट हासिल कर लेते हैं और जिनकी उम्र 18 साल होती है, उन्हें जीनियस कहा जाता है। प्रोफेसर अजीब ने अपना सर हिलाया, उन्हें महर से यही उम्मीद थी और वो काफी खुश लग रहे थे। महर चंदेला, चूंकि तुम एक मिडिल वॉरियर बन गए हो इसलिए तुम कल से साधना तकनीक की प्रैक्टिस कर सकते हो।
प्रोफेसर अजीब ने कहा। जी मास्टर। महर ये सुनकर काफी खुश हुआ और हाँ में अपना सिर हिलाया। साधना तकनीक के कारण ही ऑफिशियल वॉरियर्स इतने पावरफुल होते थे। ब्रह्मांड में कई बेनिफिशियल एनर्जी मौजूद थी और मानव उन्हें सोर्स कहते थे। सोर्स एनर्जी इंसानों द्वारा अब्सॉर्ब की जाती थी ताकि वो अपनी सेल्स की पावर्स को बढ़ा सके। इस साधना तकनीक से इंसान हवा में मौजूद सोर्स एनर्जी को अब्सॉर्ब करके अपनी मसल्स और हड्डियों को मजबूत कर सकता था। अगला, ऋतिक अल्हावत। प्रोफेसर अजीब ने अगला नाम देखा और कहा। इस समय जब सभी ने ऋतिक अल्हावत का नाम सुना तो सभी स्टूडेंट्स मुड़े और ऋतिक की ओर देखने लगे। एक समय पर वो सबसे निचली रैंक पर था, लेकिन अचानक से ही उसने सभी को चौंका दिया था। जब हारने वाले के पास थोड़ी सी भी ताकत होती है, तब भी वो हारा हुआ ही होता है। अभी महर के बगल में खड़ा हो गया और ऋतिक का मजाक बनाने लाई। अभी ने हो कहा। उसे सुनकर महर के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने भी ऐसा ही सोचा था, और भले ही ऋतिक थोड़ा मजबूत हो गया हो, फिर भी वो एक बिगिनर वॉरियर था और वो बिल्कुल भी महर का मुकाबला नहीं कर सकता था। क्या अगर तुम इतने महान हो तो क्लास 8 के अजय बनरवाल का हाथ क्यों नहीं तोड़ देते, है ना? जब जेम्स ने अभी की बात सुनी तो खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। तुम अपनी बकवास बंद करो। अभी ने गुस्से के साथ जेम्स की ओर उंगली करते हुए कहा। बस उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वो जीत गया, वरना आज उसे कोई नहीं बचा पाता। अभी ने हंसते हुए आगे कहा। ऋतिक ने अपने आसपास की बातों की परवाह नहीं की और एक गहरी सांस ली, फिर मशीन के आगे जाकर खड़ा हो गया। मशीन स्टार्ट हो गई थी और ऋतिक के शरीर पर लेजर बीम्स फायर हो रही थी। बहुत जल्द मशीनों ने रिजल्ट को एग्जामिन करना शुरू कर दिया। सभी की निगाहें मशीन पर ही टिकी हुई थी। अकेडमी के सबसे कमजोर लड़के की पावर्स कितनी होंगी, सब ये जानने के लिए बेकरार थे। जल्द ही मशीन का स्मार्ट ऑब्जर्वेशन पूरा हो गया और डिस्प्ले पर कुछ नंबर दिखाई देने लगे। डन। जैसे ही आवाज गूंजी, डिस्प्ले पर शब्दों की कुछ अंक नजर आए। ऋतिक अल्हावत, मिडिल वॉरियर, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 676। ओह माय गॉड। जेम्स ने शुरू में अंदाजा लगाया था कि ऋतिक की ओवरऑल स्ट्रेंथ बहुत कम नहीं होगी, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी ज्यादा होगी। इसके अलावा ऋतिक की ओवरऑल स्ट्रेंथ महर चंदेला से सिर्फ एक अंक ज्यादा थी। इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। महर को अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो आंखें फाड़े बस स्क्रीन को ही देखे जा रहा था। बाकी लोग भी शौक रह गए थे। उनके लिए ये किसी सोने से कम नहीं थी। एक कमजोर लड़का इतनी जल्दी पावरफुल कैसे बन सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो इतने समय तक अपनी ताकत छुपा रहा हो? सभी लोग अब ऋतिक को अलग ही नजरिए से देखने लगे थे और उनके चेहरे पर ऋतिक के लिए कोई भी बुरा एक्सप्रेशन नहीं था। इस समय ऋतिक अपनी मुठ्ठियां कसकर भींचे हुए बीच में खड़ा था। वो अभी क्लास में केवल फर्स्ट था और ये पर्याप्त नहीं था। वो एक ऑफिशियल वॉरियर बनना चाहता था। प्रोफेसर अजीब भी काफी ज्यादा शौक में थे। बहुत बढ़िया ऋतिक, आखिरकार अब हमारी क्लास में 2 मिडिल वॉरियर है, प्रोफेसर अजीब ने हंसते हुए कहा। अगली सुबह सभी लोग मेट्रो से वापस एकेडमी जाने लगे। ऋतिक और महर, मेरे साथ आओ। आधे दिन के सफर बाद सभी लोग लॉरेंस एकेडमी पहुंच गए थे। बाकी स्टूडेंट्स के चले जाने के बाद प्रोफेसर अजीब ने ऋतिक और महर को अपने साथ आने को कहा। अब तुम दोनों मिडिल वॉरियर के लेवल पर पहुंच गए हो, इसलिए तुम अपने फ्यूचर के विकास के लिए अलग अलग रास्ते चुन सकते हो। प्रोफेसर राजीव महर और ऋतिक को मार्शल आर्ट हॉल में लाए और उनसे कहा। विकास। महर को उनकी बात समझ नहीं आए इसलिए वो कहता है, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि रैंक 3 और उससे ऊपर के इवॉल्व मॉन्स्टर्स की स्किन बदल गई थी। यहाँ तक कि लेजर भी उनकी स्किन को इफेक्ट करने में असमर्थ हैं। लेकिन मानव जाति के प्रयासों से हमने अन्य ग्रहों से कुछ यूनिक मेटल्स को इकट्ठा करके नए हथियार बनाए हैं जो उनके कवच को तोड़कर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि हम अपने हथियार चुन सकते हैं? ऋतिक उनकी बात को बीच में टिकते हुए कहता है। पहले वाला ऋतिक भले ही शरीर से कमजोर था लेकिन उसमें नॉलेज बहुत थी। हाँ, प्रोफेसर अजीब ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें अपने हथियार चुनने होंगे और उन्हीं पर बनी तकनीकों को सीखना होगा, और यही एक रियल वॉरियर की पहचान होती है। स्वॉर्ड किसी की बॉडी को भेदने में माहिर होती है और हर दिशा में लोगों को चोट पहुंचा सकती है। ये हमले और अपने बचाव के लिए काफी कारगर साबित होती है। किसी की बॉडी को काटने के लिए खंजर का यूज किया जाता है। अगर इनकी तकनीकों को सीख लिया जाए तो ये काफी पावरफुल हो जाता है। प्रोफेसर अजीब, आप किस हथियार का यूज करते हैं? महर ने इस बारे में सोचा और प्रोफेसर अजीब से पूछा। स्टील स्टाफ, मैं स्टील स्टाफ का यूज करता हूँ।
प्रोफेसर अजीब आगे बढ़े और अपना एक लोहे का डंडा निकाल लिया। स्टील स्टाफ एक लोहे का डंडा होता था। भले ही ये उतना पावरफुल नहीं था जितना कि सेवर और स्वॉर्ड होती है, लेकिन अगर इनकी तकनीकें सीख ली जाए तो ये काफी ज्यादा पावरफुल साबित हो सकता था। प्रोफेसर अजीब ने अपने स्टील स्टाफ को कसकर पकड़ लिया, आए बीच में आकर खड़े हो गए। प्रोफेसर अजीब चिल्लाते हुए बोले, सिल्वर स्किल्स वर्क का स्वीप। जैसे ही उन्होंने अपना स्टील स्टाफ घुमाया, एक बड़ी परछाई बन गई और एक तेज का धमाका हुआ। स्टील स्टाफ जमीन से टकराया और पूरी जमीन हिलने लगी मानो भूकंप आ गया हो। लाजवाब। जब ऋतिक ने ये नजारा देखा तो वो काफी सरप्राइज हो गया। उसने सुना था कि प्रोफेसर अजीब एक रैंक 3 के वॉरियर थे, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि सिल्वर स्किल को अगर कोई रैंक 3 का वॉरियर इस्तेमाल करेगा तो ये इतनी पावरफुल होगी। ये उन लोगों की स्किल्स से कहीं ज्यादा पावरफुल थी जो ऋतिक को एरिया A20 में मिले थे। अगर उनका स्टील स्टाफ किसी इंसान को लग जाए तो तुरंत ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये सिर्फ एक सिल्वर कार्ड स्किल है, अभी तो इसकी गोल्ड स्किल और डायमंड स्किल बची हुई है, लेकिन वो स्किल्स काफी पावरफुल है और उन्हें सीखना काफी मुश्किल है। प्रोफेसर अजीब ने अपना स्टील स्टाफ साइड में रख दिया और उन लोगों से बोले, मैंने सोच लिया है कि मैं खंजर का यूज करना चाहता हूँ। महर ने अपना सर हिलाया और कहा, मुझे भी यही लगता है कि खंजर तुम्हारे लिए काफी यूजफुल साबित होगा। प्रोफेसर अजीब ने भी अपना सर हिलाया और एक कार्ड के साथ जानकारी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लुओ ली ने सिर हिलाया, फिर कंप्यूटर के पास गया और एक कार्ड के साथ जानकारी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने एक कार्ड महर को दिया जिस पर लॉरेंस एकेडमी का लोगो लगा हुआ था। तुम्हारी जानकारी इस कार्ड के अंदर है। ये कार्ड लो और लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर जाओ। वहाँ खंजर की तकनीकें और ध्यान की तकनीकें रखी हुई है। थैंक्स प्रोफेसर। जब महर को वो कार्ड मिला तो खुशी से झूम उठा। प्रोफेसर को थैंक्स बोलने के बाद वो लाइब्रेरी की ओर चला गया। ऋतिक, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी ताकत अचानक से कैसे बढ़ गई। हर किसी के अपने राज होते हैं और मैं तुमसे ये सब नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने कौन सा हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया है। प्रोफेसर अजीब ने ऋतिक की ओर देखा और कहा, नॉलेज के मामले में ऋतिक एक जीनियस था, लेकिन ध्यान के मामले में वो काफी कमजोर था। प्रोफेसर अजीब ने नहीं सोचा था कि वो इतने कम समय में मिडिल वॉरियर की रैंक पर पहुंच जाएगा और ये काफी शॉकिंग बात थी। भाला। ऋतिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, भाला। प्रोफेसर अजीब शॉक हो गए। उन्होंने सोचा था कि ऋतिक की काबिलियत के हिसाब से वो स्वॉर्ड का सेवा चुनेगा, लेकिन उन्होंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि वो भाले चुनेगा। एक भाले को 100 सैनिकों का राजा माना जाता था और इसकी हमला करने की क्षमता असाधारण रूप से कहीं ज्यादा थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, खंजर के साथ अच्छा होने में 1 साल लगता है, स्वॉर्ड के साथ 10 साल और भाले के साथ 100 साल लगते हैं। भाले को सीखना सबसे मुश्किल माना जाता है, लेकिन एक बार कोई इसे सीख लेता है तो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ये हथियार ही क्यों चुना? प्रोफेसर अजीब ने एक्साइटेड होते हुए ऋतिक से पूछा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऋतिक ने सबसे मुश्किल हथियार को क्यों चुना। उन्होंने जैसा सोचा था ऋतिक वैसा ही था, एक अलग सोच रखने वाला इंसान। प्रोफेसर, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पावरफुल वॉरियर कौन है? ऋतिक ने उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और तिरछी नजरों से उनसे सवाल किया। लेकिन इससे पहले कि प्रोफेसर अजीब कोई जवाब दे पाते, ऋतिक ने बोलना जारी रखा, अमर चौहान, वो एक तलवार का यूज करता है और उसके पास थंडर स्वॉर्ड स्किल है। ऐसा कहा जाता है कि वो एक शहर को खत्म करने की काबिलियत रखती है। और दूसरा है विहान रॉय, वो भी एक तलवार का यूज करता है। टॉप 10 में सभी के सभी वॉरियर्स अलग अलग हथियारों का यूज करते हैं। प्रोफेसर राजीव, आपको नहीं लगता कि दुनिया के टॉप 10 की रैंक्स में कोई वॉरियर ऐसा भी होना चाहिए जो भाले का यूज करता हो? इत ना कहकर ऋतिक अपना कार्ड लेता है और वहां से चला जाता है। चैप्टर 14 स्टील सोल। ऋतिक की बात सुनकर प्रोफेसर राजीव का मुंह खुला का खुला रह गया था। उन्हें पहले ही इस बात का एहसास हो गया था कि ऋतिक वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग में एक भाला चलाने वाला वॉरियर बन सकता है। जब उन्होंने ऋतिक को जाते हुए देखा तो उनके दिल से एक आवाज आई, एक सुपर वॉरियर। लॉरेंस एकेडमी की लाइब्रेरी पास्ट की लाइब्रेरी की तरह नहीं थी। ज्यादातर लाइब्रेरीज में अब कागजों की बुक्स का यूज नहीं किया जाता था। लाइब्रेरी में इलेक्ट्रॉनिक बुक्स और कंप्यूटर हुआ करते थे और इंटरनेट के द्वारा जानकारियों को डाउनलोड किया जाता था। बाकी की मंजिलों पर ऐतिहासिक चीजों को रखने के अलावा अधिकांश का उपयोग प्राचीन हथियारों को रखने के लिए किया जाता था। दूसरी मंजिल पर स्किल कार्ड रखे जाते थे। हथियार और तकनीकों के अलावा दूसरी जो पावरफुल स्किल्स होती थी,
या तो उन्हें खरीदा जाता था या अकेडमी द्वारा इनाम में दिया जाता था। लाइब्रेरी पहुंचने पर ऋतिक ने देखा कि कई स्टूडेंट्स अंदर बाहर आ जा रहे थे। ये लाइब्रेरी ठीक वैसी थी जैसी ऋतिक ने पहले साई-फाई मूवीज में देखा था। दूसरी मंजिल पर पहुंचने पर ऋतिक ने कई टाइप की ब्रोंज स्किल्स देखी और वो काफी ज्यादा सरप्राइज था। कई स्टूडेंट्स उन स्किल्स को हासिल करने के लिए यूनियन कॉइन्स कमाने पर लगे हुए थे। आमतौर पर केवल मिडिल वॉरियर्स के पर ही ब्रोंज स्किल कार्ड की तकनीकें को पूरी तरह से सीखने की काबिलियत होती थी, जबकि ऑफिशियल वॉरियर्स या उससे ऊपर की रैंक के वॉरियर्स सिल्वर कार्ड की तकनीकों को सीख सकते थे। गोल्ड और उससे ऊपर की स्किल्स काफी कम थी। अगर ये मार्केट में बेची जाती तो इनकी कीमत काफी ज्यादा होती। ऋतिक इंस्टॉलेशन की ओर चला गया और प्रोफेसर राजीव द्वारा दिया गया कार्ड स्वाइप कर दिया। स्क्रीन के नीचे से दो कार्ड धीरे धीरे बाहर आने लगे। दोनों कार्डों के बीच में मोटे सुनहरे कुछ शब्द लिखे हुए थे, फंडामेंटल भाला आर्ट। ऋतिक अल्हावत, मैं तुमसे नहीं हारूंगा। ठीक उसी समय महर ऋतिक के साइड में आया और गंभीरता के साथ उससे कहा। ऋतिक थोड़े ही समय में पावरफुल हो गया था और महर को उसके पास से एक पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही थी। अपने काम से काम रखो, ऋतिक ने उसे जवाब दिया। भाले की तकनीक तो उसे मिल गई थी लेकिन अभी तक उसे भाला नहीं मिला था। जब तक वो ऑफिशियल वॉरियर नहीं बन जाता, वो हथियार खरीदने के लिए वॉरियर कम्युनिटी में प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए उसने गोल्ड मार्शल हॉल जाने का फैसला किया। गॉड मार्शल हॉल वो जगह थी जहां कारीगर हथियार बनाते थे और उन्हें बेचते थे। बच्चे, तुम्हें कौन सा हथियार चाहिए? जैसे ही ऋतिक अंदर आया, एक दाढ़ी वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने उससे पूछा। मुझे एक भाला चाहिए, ऋतिक ने सिर हिलाया और जवाब दिया। भाला? अधेड़ उम्र का आदमी हंसने से पहले थोड़ा हैरान हुआ। मैंने अभी एक भाला बनाया है, तुम एक नजर उसे देख सकते हो। उस आदमी एक भाला ऋतिक की ओर बढ़ा दिया। वो भाला चांदी के रंग का था और एक ठंडी चमक निकाल रहा था। ये कैसा है? क्या तुम इसका यूज करना चाहते हो? ये मूनस्टार के एक कारीगर ने बनाया है। इसकी धार को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक रैंक 3 के इवॉल्व मॉन्स्टर की स्किन को भेदने में सक्षम है। अधेड़ उम्र के आदमी ने भाला उठता और एक मॉन्स्टर के कवच पर वार कर दिया। हमले से चिंगारी निकली और एक गहरा निशान छोड़ गई। ऋतिक ने उस तरह का एक भाला उठाया और उसे प्रैक्टिस करने लगा। फिर उसने भाले की नोक को छू कर देखा, लेकिन उसकी उंगली पर एक कट आ गया। ये तो काफी पैना हुई। देखा, ये काफी पावरफुल है। एक भाले के लिए 50,000। अधेड़ उम्र के आदमी ने हंसते हुए कहा। लेकिन ये थोड़ा हल्का है। ऋतिक को वो भाला थोड़ा हल्का लगा, इसलिए वो उस आदमी से कहता है। इस भाले की यही खासियत है कि ये चलाने में काफी स्मूथ और हल्का है। ये काफी तेज वार करता है। अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। लेकिन ऋतिक ने ना में अपना सर हिला दिया। मेरा पास एक और भला है, लेकिन मुझे डर है कि तुम उसे उठा नहीं पाओगे। कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है? ऋतिक ने एक्साइटेड होते हुए कहा। तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया और एक कमरे में चला गया। जल्द ही वो आदमी एक लकड़ी के बक्से को लेकर आ गया। लकड़ी का बक्सा धूल से सना हुआ था, मानो बहुत दिनों से छुआ ही न हो। अधेड़ उम्र के आदमी ने उस पर फूंक मारा और धूल हर तरफ हवा में उड़ने लगी। ओफो, ऋतिक ने ऊना मुंह ढक लिया और खांसते हुए बोला। हाँ, मैंने लंबे समय से ये भारी भाला नहीं बेचा है, क्योंकि इतने भारी भाले का यूज लोग कम ही करते हैं। बक्सा खोलते हुए वो अधेड़ उम्र का आदमी हंसते हुए बोला। अंदर एक चांदी का भाला था, जिसे देखकर ऋतिक की आंखों में एक चमक आ गई। ये चांदी का भाला पहले वाले भाले से काफी अलग था। ये उतना चमकीला नहीं था, लेकिन देखने में काफी खतरनाक लग रहा। ये भाला दूसरे भालों की तुलना में काफी बड़ा था, और भले ही इसमें हल्की चमक थी, लेकिन वो काफी तेज था। क्या मैं इसे आजमा सकता हूँ? ऋतिक ने खुश होते हुए पूछा। हाँ, उस आदमी ने हामी में ओना सर हिलाया। उसके बाद जैसे ही उसने वो भाला उठाया, ऋतिक उसे लगभग गिरा ही दिया था। क्या तुम जानते हो कि ये भाला कितना भारी है? अधेड़ उम्र का आदमी मेज के सामने झुका और ऋतिक से पूछा। ये बहुत भारी है। उस भाले को उठाने के लिए ऋतिक ने पूरी ताकत लगा दी और उसे कसकर पकड़ लिया। 65 किलो, धत तेरी की, ये तो एक आदमी जितना भारी है और आम लोग तो उसे लहरा भी नहीं पाएंगे। ऋतिक ने कहा। इसे स्टील सोल कहा जाता है। ये अन्य ग्रह से मिले कास्टिक मेटल से बना है। इसमें कास्टिक मेटल के मूल पत्थर का उपयोग किया जाता है जो बहुत भारी होता है। वो अधेड़ उम्र के आदमी ने ऋतिक को बताया। यह न केवल भारी है, बल्कि इसकी क्षमता सामान्य कास्टिक मेटल से बने हथियारों से 2 गुना बेहतर है।
उस आदमी ने आगे कहा। अधेड़ उम्र का आदमी ऋतिक पर हंसना चाहता था, लेकिन जब उसकी नजर ऋतिक पर पड़ी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि इस समय ऋतिक उस भाले को गोल गोल घुमा रहा था मानो वो कितना हल्का हो। चैप्टर 15 भले की ट्रेनिंग। ऋतिक को वो भाला काफी पसंद आया था। हालांकि वो भारी था, लेकिन प्रैक्टिस करने के साथ उसे उसकी आदत भी हो जाएगी। मैं इसे ले रहा हूँ, ऋतिक ने कहा और उस भाले की कीमत उसे दे दी। ऋतिक का रूम एक स्टैंड एलोन रूम में बदल गया था, क्योंकि उसके रूम पार्टनर ने उसके डर से वहां आने की हिम्मत नहीं की थी। जब ऋतिक अपने रूम में लौटा तो तुरंत ही बिस्तर पर लेट गया। वो भाला काफी भारी था और उसे लाने में वो काफी थक चुका था। ऋतिक का रूम सबसे ऊपरी मंजिल पर था, जिसमें एक बड़ा सा ट्रेनिंग ग्राउंड था, जिसका यूज स्टूडेंट्स क्लास के बाद या छुट्टियों के दौरान कर सकते थे। थोड़ी देर आराम करके के बाद ऋतिक ने अपना भाला लिया और ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर चल दिया। क्लास का समय होने के कारण वहां कोई नहीं था। ऋतिक ने अपना समय बर्बाद नहीं किया और ट्रेनिंग में लग गया, क्योंकि कंपटीशन नजदीक आ रहा था और उसे जल्द से जल्द अपनी तकनीक में सुधार करना था। उसने फंडामेंटल भाला आर्ट कार्ड को पकड़कर अपने माथे पर रख लिया। अगले ही पल भाला तकनीक उसके दिमाग में जमा हो गई। जल्द ही उसे भालों के मूव और तकनीक की समझ हो गई, लेकिन ये केवल एक नई भाला आर्ट थी, जिसे भाला चलाने वाले शुरू में सीखते हैं। ऋतिक को पता था कि भले ही सारी जानकारी उसके दिमाग में आ गई हो, लेकिन बिना प्रैक्टिस के वो उसे सीख नहीं पाएगा। भाले के मूल सिद्धांतों से परिचित होने के लिए उसे तकनीक को गहराई से समझना था। भाला भारी था। ऋतिक ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और एक मूव करने लगा। पेंग! भाला उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। ऋतिक थोड़ा निराश हो गया। उसे समझ आ गया कि वो खुद को कितना स्मार्ट समझ रहा था, जबकि वो था नहीं। भाला सचमुच बहुत भारी था और उसे हिलाना भी कठिन था। एक पल आराम करने के बाद ऋतिक ने अपने दांत भींचे और एक बार फिर चांदी का भाला उठाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसे आगे बढ़ाया। वो अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता था। उसने भाले की ट्रेनिंग लेने और दाव पेच सीखने के लिए 3 दिन का समय लिया। पहले कुछ स्विंग काफी मुश्किल थे और ब्रेक लेने से पहले वो केवल 2 बार ही स्विंग कर पाया था। ऋतिक काफी थक चुका था और जमीन कर ही लेट गया। कुछ घंटों के अभ्यास के बाद उसे महसूस हुआ मानो उनकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। आराम करते समय ऋतिक ने ध्यान की तकनीक को अपने माथे पर रखा। प्लेनेट पर किसी भी समय सभी टाइप्स की एनर्जी मौजूद रहती थी, लेकिन आम लोग उन्हें महसूस नहीं कर सकते थे। लेकिन वॉरियर्स उन एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए काबिल थे और उनका यूज शरीर को पावरफुल बनाने के लिए करते थे। इन एनर्जी को सोर्स कहा जाता था। नॉर्मल ध्यान की तकनीकों के लिए ऑफिशियल वॉरियर्स को नॉलेज लेने की जरूरत होती थी और बहुत कम मिडिल वॉरियर्स ऐसा करने में सक्षम थे। जो जीनियस था केवल वही ऐसा कर सकता था। कार्ड को माथे पर लगाते ही ऋतिक के माइंड में कई शब्द उभरने लगे। उसके दिमाग में ध्यान तकनीक की सारी जानकारी आ गई। ऋतिक ने एक गहरी सांस ली और ध्यान लगाना शुरू कर दिया। 1 घंटा बीत गया था और ऋतिक काफी हद तक ठीक हो चुका था। अजीब बात है, कोई बदलाव नहीं हुआ, ऋतिक ने कहा। ध्यान तकनीक के अनुसार सोर्स एनर्जी को सफलतापूर्वक ऑब्जर्व करने के बाद शरीर को गर्म और आरामदायक महसूस होना चाहिए था। मुझे थोड़ी देर और ट्रेनिंग करनी चाहिए, ऋतिक ने कहा और ध्यान करना जारी रखा। वो पूरी दोपहर ध्यान में लगा रहा और जल्द ही रात हो गई, लेकिन ऋतिक को उसका एहसास तक नहीं हुआ। मुझे लगता है ऑफिशियल वॉरियर्स जो तकनीक यूज करते हैं वो काफी असरदार होती होगी, ऋतिक ने कहा। तभी उसने अपनी पावर स्क्रीन पर अपनी डिटेल्स चेक की। नाम ऋतिक अल्हावत। लेवल 19। एक्सपीरियंस पॉइंट 8565। अगले लेवल में जाने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स 20508। स्ट्रेंथ 69। फिजिक 42। स्पीड 50। स्किल सुपर आई स्किल फ्यूरी। एंगर पॉइंट्स 0/100। ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 689। ये क्या, मैंने तो कोई भी पोटेंशियल पॉइंट ऐड नहीं किया, फिर भी मेरी स्ट्रेंथ बढ़ कैसे गई? पहले मेरी स्ट्रेंथ 67 थी और फिजिक 40 थी, ऋतिक ने कहा, फिर कुछ सोचते हुए आगे बोला। 1 मिनट, क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रेनिंग और शरीर को मजबूत करते समय एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ या फिजिक में भी बढ़ोतरी होगी? हाँ, शायद ऐसा ही होगा। ये देखकर ऋतिक की खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो बाकी लोगों की तुलना में तेजी से ओना लेवल बढ़ा सकता है। ऋतिक वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसे अपने सिस्टम से एक आवाज सुनाई दी। कंग्रेचुलेशन मास्टर, आपको अगले महीने का लक्की द्वार जीतने का मौका मिला है। ऋतिक थोड़ा सरप्राइज हो गया। तो ये हर महीने इनाम जीतने का मौका देता है?
आज 1 अगस्त है, मतलब अगला महीना, ये तो कमाल है। बिना किसी हिचकिचाहट के ऋतिक लॉटरी व्हील पर चला गया। 10 स्लॉट्स के साथ ये पिछली बार जैसा ही था, लेकिन अंदर चीजें बदल गई थी। सबसे पहले ऋतिक का ध्यान उन स्लॉट्स पर गया जहां 3 स्लॉट्स में स्किल कार्ड मौजूद थे, 2 ब्रोंज स्किल कार्ड और 1 सिल्वर स्किल कार्ड। बाकी 3 हथियार थे और वो भी इतने ज्यादा बुरे नहीं थे। वही एक छोटा सा स्लॉट था जो हर बार होता है जिस पर ग्रैंड प्राइज लिखा हुआ था, जबकि बाकी 3 गिफ्ट पैक थे। ये क्या है? ऋतिक ने पहली बार गिफ्ट पैक आइकन देखा था और उसे उसमें दिलचस्पी होने लगी। उसके पास फिनिक्स तकनीक थी, इसलिए उसे स्किल कार्ड की जरूरत नहीं थी। उसके पास ओना हथियार भी था, इसलिए उसके लिए सबसे अच्छा था ग्रैंड सरप्राइज। लेकिन उसने एक बार ग्रैंड सरप्राइज जीता था और उसे अपनी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं लगती थी कि वो दोबारा उसे जीत सके। इसलिए उसने इस बारे में सोचा ही नहीं। उसने एक गहरी सांस ली और लॉटरी व्हील घुमाया। लॉटरी व्हील तेजी से घूमने लगा और फिर धीमे होने लगा। नहीं नहीं नहीं, हथियार तो बिल्कुल नहीं। ऋतिक ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और मन ही मन बुदबुदाया। वहां बहुत सारे हथियार थे और अगर उसे एक मिल भी गया, तो वो उसका यूज नहीं कर पाएगा। ऋतिक एक गिफ्ट पैक चाहता था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके अंदर क्या हो सकता है, और वो ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड था। नहीं प्यारी बच्ची, उधर मत जाओ। उसने देखा कि नीडल हथियारों की ओर जा रही थी तो ऋतिक का रोने का मन करने लगा। ये काफी बुरा होगा, क्योंकि उसने हथियार खरीदने में कई सारे पैसे हो खर्च कर दिए थे। इसलिए वो कोई दूसरा हथियार नहीं चाहता था। ऋतिक निराश था, लेकिन जब उसने देखा कि नीडल गिफ्ट पैक पर रुकी है तो वो काफी ज्यादा खुश हो गया। कंग्रेचुलेशन मास्टर, आपने रैपिड ग्रोथ प्राइज हासिल किया है। तभी ऋतिक के सामने एक बड़ा सा लाल गिफ्ट पैक आया जिसे देखकर वो इतना डर गया कि दूर उछल पड़ा। ये क्या है? उसने एक्साइटेड होते हुए उस गिफ्ट पैक को खोला। उसके अंदर ब्रेसर, लेग गार्ड, स्लीवलेस कपड़े रखे हुए थे जिन्हें देखकर ऋतिक काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। चैप्टर 16 लीना बजाज, क्या आप रैपिड ग्रोथ को एक्टिवेट करना चाहते हैं? ऋतिक अभी उन चीजों को ऑब्जर्व कर ही रहा था कि तभी उसके सिस्टम से एक आवाज सुनाई दी। ऋतिक काफी सस्पिशियस था, ये जानने के लिए कि वो इक्विपमेंट उसे क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी ख्याल के साथ उसने उन इक्विपमेंट्स को अपने शरीर पर पहन लिया। रैपिड ग्रोथ सिस्टम एक्टिवेटेड, ऋतिक को फिर से एक आवाज सुनाई दी। फिर उसने एक नजर अपने सिस्टम की ओर करी, जहां उसे एक नोटिफिकेशन दिखाई दी। प्रोग्रेस 0 आउट ऑफ 10,000। एक्टिवेशन पूरा जीने पर 25 पोटेंशियल पॉइंट्स हासिल होंगे। पोटेंशियल पॉइंट्स, ऋतिक एक पल को हैरान हो गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। 25 पोटेंशियल पॉइंट्स उसके लेवल 12 के बराबर थे, लेकिन ऋतिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी प्रोग्रेस को कैसे बढ़ाएं। ऋतिक अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसके शरीर अचानक से जमीन पर गिर गया। धत तेरे की, ये कितना भारी है। ऋतिक ने मन ही मन उन इक्विपमेंट्स को कोसा। उसे नहीं लगा था कि वो चीजें इतनी भारी भी हो सकती है। ब्रेसर लगभग 20 किलो का था, आर्मोर 40 किलो और लेग गार्ड लगभग 20 किलो का था। अभी अभी खत्म हुई ट्रेनिंग के बाद ऋतिक की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई थी और अब उसमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो सही से खड़ा भी हो पाए। ऋतिक को काफी गुस्सा आ रहा था और वो उन इक्विपमेंट्स को अपने शरीर से अलग करने लग गया। वार्निंग, आप प्रोग्रेस पूरा होने से पहले इसे नहीं निकाल सकते। एक नोटिफिकेशन उड़ते हुए ऋतिक के सामने आ गई, जिसे देखकर उसने अपना सर ही पीट लिया। ये मेरा सिस्टम होकर मुझे ही मारना है, धिक्कार है ऐसे सिस्टम पर। ऋतिक को पता था कि 25 पोटेंशियल पॉइंट्स हासिल करना इतना भी आसान नहीं होने वाला था। यही सोचते हुए उसकी नज़र गिफ्ट पैक पर पड़ी जिसने और भी कुछ रखा हुआ था। ऋतिक को उस चीज को बाहर निकालने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी थी जो उस गिफ्ट पैक के अंदर मौजूद थी। वो एक हर्बल मेडिसिन थी। रैपिड ग्रोथ कार्ड, ऋतिक ने उस मेडिसिन पर लिखी जानकारी को पढ़ा। इस मेडिसिन से उसकी एनलाइटमेंट एबिलिटी में बढ़ोतरी होगी जिसका सीमा केवल 1 दिन के लिए थी। दूसरी मेडिसिन घावों को ठीक करने के लिए यूज होती थी, लेकिन ये उनमें से नहीं थी। ऋतिक थोड़ा सरप्राइज था, लेकिन फिर भी वो उसे अपने बैग में रख लेता है। ऋतिक ने पहले ही अपने आप को इतना थका लिया था कि उसका एक कदम आगे बढ़ाना भी किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा लग रहा था। ऋतिक के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था और इसलिए वो रेंगता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। ऋतिक इस बात से अनजान था कि पूरे एकेडमी में एक अफवाह फैल गई थी कि आधी रात में एक ज़ॉम्बी रेंगता हुआ दिखाई दिया था। लॉरस एकेडमी के नॉर्थ कैंपस ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर वॉरियर्स तेजी से बढ़ रहे थे और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो वहां ट्रेनिंग कर रहे थे।
पूरा अरेना वॉरियर्स की भीड़ से भरा हुआ था। राउंड 19। ऋतिक को चक्कर आने लगे लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उस पर कुल मिलाकर 140 किलो वजन था। ऋतिक ये जानकर एक राहत की सांस ले रहा था कि हर एक राउंड में 10 पॉइंट्स की बढ़त हो रही थी। उसकी प्रोग्रेस 321 हुई थी और वो पूरी होने में काफी लंबा समय लेने वाली थी। ऋतिक भाई। ठीक उसी समय ऋतिक को अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी और एक कोमल हाथ अपने कंधों पर महसूस हुआ। पैंग। लेकिन इससे पहले कि ऋतिक खुद को संभाल पाता, वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। इडियट, तुम क्या कर रहे हैं? ऋतिक ने गुस्से के साथ पीछे मुड़कर देखा, जहां उसने एक बेहद ही खूबसूरत लड़की को देखा, जिसकी आंखें लाल हो गई थी मानो अभी रो देगी। ओह, ये तुम हो। माफ करना, तुम्हारे बड़े भाई का मूड अभी थोड़ा अच्छा नहीं है। ऋतिक रेंगते हुए उस लड़की के पास गया और उसे रोने से चुप कराने लगा। लीना बजाज एक हथियार कारीगर की बेटी थी जो ऋतिक के घर के पास रहती थी। पड़ोसी होने के कारण वे दोनों एक दूसरे के अच्छे जानकार थे। कोई बात नहीं बड़े भाई, लीना ने मुस्कुराते हुए ऋतिक से कहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऋतिक ने पूछा। उसे याद आया कि वो सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। हमारे टीचर हमें कुछ एकेडमी में ले जाना चाहते हैं, ताकि हम देख सके कि कौन सी एकेडमी हमारे लिए बेस्ट रहेगी। लीना ने उसे जवाब दिया। अच्छा, तो क्या तुम मेरे साथ खेलने के लिए लॉरेंस एकेडमी में आना चाहती हो? ऋतिक मुस्कुराते हुए लीना को अपने दांत दिखाने लगा। क्या बड़े भाई, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आपके साथ खेलूंगी। लीना ने मुंह बनाते हुए ऋतिक से कहा। लीना की बात सीकर ऋतिक में उसे घूर कर देखा और पाया कि उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे। ऋतिक उससे काफी पहले मिला था, जब वो एक बच्ची हुआ करती थी, लेकिन अब वही बच्ची बड़ी हो गई थी जिस पर ऋतिक ने ध्यान ही नहीं दिया। उसे पुराने ऋतिक की याद विरासत में मिली थी और वो लीना बजाज को अपनी छोटी बहन मानता था। उसके बाद वे दोनों घर पर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे। लीना उसे अपने स्कूल के बारे में बता रही थी और उसने ऋतिक को बताया कि वो एक पावरफुल वॉरियर बनना चाहती थी। लीना की बात सुनकर ऋतिक भी उसे अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताने लगा। उसने बताया कि वो एरिया ए20 में गया था और कई सारे ज़ॉम्बीज का शिकार किया था। ऋतिक की बात सुनकर लीना के चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उसे समझ आ रहा था कि ऋतिक कितना पावरफुल हो गया था, और वो ये सुनकर हैरान थी कि एरिया ए20 में इतने पावरफुल वॉरियर्स और ज़ॉम्बीज मौजूद थे।